आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है। हम लोग लेक्चर नंबर 4 में हैं। आज दो टॉपिक देखेंगे। पहला होगा ओरिजिन ऑफ एक्टिवेशन, ओरिजिन एक्टिवेशन। दूसरा होगा क्लैंप लोडिंग। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहली बात जो है आज हम करने जा रहे हैं वो है ओरिजिन एप्लीकेशन। कि ओरिजिन का क्या स्टेटस होता है। हम सब जानते हैं कि ओरिजिन जो है वो यूकैरियोटिक डीएनए में एक से ज्यादा होता है। जब एक से ज्यादा ओरिजिन होता है, किसी एक ओरिजिन को एक्टिवेट करना है और दूसरे ओरिजिन को इनएक्टिव भी करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है। किसको चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे, क्या चुनने का बेसिस है, ये सारा इशू जो है वह इसका हिस्सा है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट है कि ओरिजिन का एक्टिवेशन कब होता है। तो जब सेल जीवन से एस फेज में एंटर करता है। एकदम अच्छे से समझना सब लोग, ठीक है। जब सेल जीवन से एस फेज में एंटर कर रहा होता है उस वक्त क्या होता है? उस वक्त होता है ओरिजिन एक्टिवेशन। तो ओरिजिन एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जीवन से एस फेज के बीच में हो रहा होता है, ठीक है। और रादर हम कह सकते हैं कि एस फेज में ही ओरिजिन एक्टिवेशन होता है। इसलिए अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन रहे तो हम लोग एस फेज में करते हैं। इस ओरिजिन एक्टिवेशन में कौन कौन सा स्टेप होता है? तो एक स्टेप होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। तो डीएनए हेलिक्स को हम लोग ओपन करेंगे, जिसको हम लोग आई बोलते हैं या बबल बोलते हैं। ये डीएनए हेलिक्स इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। देखिए खुल गया। ये पहला काम होता है। और दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है? वो होता है डीएनए पॉलीमरेज रिक्रूटमेंट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंजाइम रिक्रूटमेंट, ठीक है। इस प्रकार से दोनों काम है। और इसके अंदर में क्या होता है कि इसी पर दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अरेंज हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे कि अगर इधर डायरेक्शन में खुल रहा है, एक इस पर आ जाएगा सेट, एक इस पर आ जाएगा सेट, ठीक है ना। और यहाँ पर बीच में क्लैंप लोडर आ गया और ये इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज का रिक्रूटमेंट होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में सीडीके का क्या रोल होता है? सीडीके जिसका फुल फॉर्म होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसका क्या रोल होता है? तो ये प्री आरसी को रेगुलेट करता है और उसको एक्टिवेट करता है। मतलब हम कह सकते हैं इट रेगुलेट्स रेगुलेट्स द क्या फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ प्री आरसी, ठीक है। और ये कौन सा एससीडीके है? यहाँ पर अभी एससीडीके है, ठीक है। प्री आरसी को एक्टिवेट करना होता है। साथ ही साथ ये होता है कि इसका बाद जो अगला स्टेप है उस स्टेप को भी एक्टिवेट करता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा एक ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। कि सीडी के एक्टिविटी पहला पार्ट हो गया। अब ये देखिए प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब उसका निर्माण। दूसरा है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन। एक है कि घर बनना,
घर बनाना और दूसरा है कि घर में इंसानों का रहना। ठीक है। जब SCD लो होता है, पहला केस जब लो होता है तो प्री आरसी फॉर्मेशन नहीं होता। प्री आरसी एक्टिवेशन, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं ना, जब लो रहेगा ऑब्वियसली उस वक्त जीवन फेज होगा, तो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा। और जब एस सीड के कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि एक्टिवेशन होगा। क्योंकि ये जो प्री आरसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो किस में होता है, वह जीवन फेज में होता है। तो जब जीवन फेज होता है, जीवन फेज, अभी कौन सा जीवन फेज, लेट जीवन फेज, इसमें क्या होता है, ये जीवन SCD के इज मोर देन SCD के। तो इसका मतलब साफ है कि जो SCD के कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, लो होगा, तो प्री आरसी फॉर्मेशन होगा। लेकिन सेकेंड, ये फर्स्ट वाला का एक्सप्लेनेशन। लेकिन एस फेज में क्या होता है, एस फेज में SCD के इज मोर देन G1/SCD। तो ये जो समझ में आता है कि अब फॉर्मेशन तो नहीं होगा बट एक्टिवेशन जो है वो होगा। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। देखिए दोनों जो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ का दोनों अलग अलग एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर है फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, दो फेज लिया जा रहा है, G1 फेज और S फेज, और वह एक्सिस पर है CD की एक्टिविटी। तो G1 फेज में कौन सा CDK ज्यादा है, G1 SCDK, और S फेज में कौन सा है, SCDK। लेकिन ये दोनों जो है एकदम ऐसे अचानक जन थोड़ी लेता है, धीरे 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 करके बढ़ता है। यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था और यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, देखिए इतना ऐसा कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ा और जैसे पिक आया, पिक के बाद फिर क्या हो गया, वो डाउन होना शुरू हो जाता है सब, क्योंकि तब अगले फेज की तैयारी शुरू होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस फेज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि G1 SCDK इज मोर देन SCD, और इसके लिए क्या लिखेंगे, SCDK इज मोर देन SCDK। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं। कोई सवाल? इज क्लियर, सब क्लियर है? अच्छा, कोई नहीं बोलता है इसका मतलब है क्लियर हो चुका है। अब हम लोग एक बार क्लैंप लोडिंग के बारे में बात करेंगे। क्लैंप लोडिंग को सीखें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कुछ फेजेस हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपसे, जैसे क्या, अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ DNA। सबसे पहला ये है कि DNA को खोलना है। इसके लिए कौन होता है, इसके लिए एक एंजाइम होता है, इसका नाम है हेलिकेज। DNA हेलिकेज अनवाइंड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है लोडिंग ऑफ DNA पॉलीमरेज एंजाइम। DNA पॉलीमरेज एंजाइम को लोड करना, ठीक है ना। DNA पॉलीमरेज को किस पर लोड करना, ऑन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, ऑफ द DNA। अब सोचिए DNA का जो दोनों स्ट्रैंड है उस पर आपको DNA पॉलीमरेज को क्या करना है, प्रॉपरली लोड करना है। क्योंकि अगर लोड नहीं हुआ तो गारंटी समझिए कि आप रेप्लिकेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए, DNA लोडर, लोडर प्रोटीन्स, ठीक है।
प्रोकैरियोट में उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट में उसको हम लोग कहते हैं गामा लोडर प्रोटीन। ये गामा लोडर प्रोटीन है जो कि प्रोकैरियोट्स में सारा जो काम है उसको कंडक्ट कर लेता है। लेकिन यही चीज जो है आप अगर गौर करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस होता कैसे है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वो फिर दिक्कत होगा। इसके लिए हम लोग को डायग्राम की मदद लेनी होगी। कलम को एक्टिवेट कर लें, कलम को आप अपना बुलंद कर लें। लाल रंग से हम डीएनए बना रहे हैं। देखिए, और इस डीएनए के चारों तरफ कौन है, सब लोग समझ गए होंगे कौन है ये है बीटा बीटा सब यूनिट। ठीक है, अब इस बीटा सब यूनिट पर कौन अरेंज होता है, कौन आता है इस बीटा सब यूनिट के पास? तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स आता है जिसका नाम होता है क्लैंप लोडर। इस क्लैंप लोडर को अगर देखें, ये क्लैंप लोडर कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है। 2 सब यूनिट है यहाँ, तीसरा सब यूनिट यहाँ, इस तरह। और इसमें एक साइट होता है जहां पर एटीपी जुड़ा रहता है, 3 फॉस्फेट। इसका डायग्राम हम बताए थे। ठीक है, अब ये जाकर इस पर अरेंज हो जाएगा। अरेंज हो जाएगा तो कैसे दिखेगा? ऐसे डायग्राम बन गया, और ये हो गया बीटा क्लैंप लोडर। ठीक है, और इसको हम लोग इससे मिला लेते हैं, और इस पर कौन अरेंज हो गया? इस पर ये अरेंज हो गया। देखिए, ये इसके पीछे से ऐसे पीछे चला गया। ठीक है, इस प्रकार से ये डीएनए के चारों तरफ ये एक गोला घेरा बना दिया। अब जैसे गोला घेरा बनाया तो यहाँ पर तो क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर तो एटीपी जुड़ा हुआ है। अब बीटा क्लैंप लोडर जो है उसका क्या काम है, तो वो तो इसमें जुड़ चुका है। अब ये ओपन होगा। जैसे ही ओपन होता है, डीएनए बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसमें जुड़ जाता है, और उस वक्त क्या होता है, इसमें एटीपी की जगह पर एडीपी हो जाता है। ठीक है ना, ये जैसे एटीपी होगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद अब क्या हो गया, आपका पूरा सिस्टम जो है क्लैंप लोडिंग का सिस्टम, मतलब वो इस पर अरेंज हो जाता है, क्लैंप लोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे डिटेल जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है।